सड़क के बीचों बीच एक लड़की चली जा रही थी। शायद ना उसे उसकी मंजिल का पता था, ना ही रास्ते की सूझ। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर उसे जहाँ ले जा रहे थे वो लड़की चली जा रही थी। उसकी आंखों में अलग सा खालीपन, एक अलग सी उदासी ने अपना आवरण ओढ़ा हुआ था। मानो उसे जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था। वो बस लगातार अपने कदम आगे की ओर बढ़ाई जा रही थी। उसे कोई होश ही नहीं था, वो बस चले ही जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से टकरा जाती है। पर वो गाड़ी वाला टकराने से पहले ब्रेक लगा देता है। फिर भी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो लड़की गाड़ी से टकरा ही जाती है और बेहोश हो जाती है। उस लड़की को देखकर गाड़ी से एक लड़का बाहर निकलता है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास होगी, और उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता है, आयशा। वो दौड़कर उस लड़की के पास आता है और उसे थपथपाते हुए कहता है, आयशा, आयशा उठो, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज़ एक बार आंखें खोलो। कहकर वो लड़का सिसकने लगता है। उसके थपथपाने से आयशा को कुछ होश आता है। वो थपथपाने वाले लड़के को देखकर कहती है, अरमान। इतना कहकर आयशा बेहोश हो जाती है। अरमान आयशा का नाम लेकर चीख पड़ता है। तभी उसके पास दो ब्लेड मर्सिडीज आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ आदमी बाहर आते हैं। वो सभी अरमान के पास आते हैं। उनमें से एक आदमी अरमान से कहता है, भाई क्या हुआ? क्या आप इन्हें जानते हैं? इस पर अरमान बेख्याली में ही कहता है, ये ज़िंदगी है मेरी, पर अब ये कुछ नहीं बोल रही हैं, कहकर रोने लगता है। वो आदमी अरमान को कहता है, भाई ये बेहोश हैं, इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अस्पताल नहीं, तुम डॉक्टर को घर पर ही बुलाओ, अरमान कहता है। वो आदमी हाँ में सर हिलाता है। कुछ ही देर में सभी मुंबई अरमान के घर पहुंचते हैं। अरमान आयशा को गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ता है। डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं। आयशा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर अरमान से कहता है, वो ठीक है, पर शायद उन्हें किसी बात का सदमा लगा है, जिसके कारण वो अब तक होश में नहीं आई हैं। अभी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और ध्यान रखने की भी। अरमान डॉक्टर को थैंक यू कहता है। फिर वो आयशा के कमरे में जाता है। देखता है आयशा खुद में ही सिमट कर सो रही है। आयशा को इस तरह डरकर खुद में सिमटा हुआ देखकर वो पुरानी यादों में खो गया। मुंबई के विरार इलाके में एक लड़का सोफे पर पैर पे पैर रखकर सामने बंधे आदमी को देख रहा था। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उस आदमी की गर्दन पकड़कर कहता है, हमारे काम में बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाती। हम तो दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाते हैं, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये जानते हुए भी कि गद्दार और गद्दारी से सख्त नफरत करता है ये अरमान ठाकुर। फिर भी इतनी बड़ी गुस्ताखी की तो सज़ा के लिए भी तैयार हो जा, कहकर ज़मीन पर पटक देता है। वो आदमी कुछ बोलने के लिए होता है कि गोली की आवाज़ के साथ वहाँ का माहौल शांत हो जाता है। वो आदमी थोड़ी देर की तड़प के बाद शांत हो जाता है। वहाँ का पूरा माहौल शांत हो जाता है। तो अरमान कहता है, इसके परिवार में जो कोई भी हो, सबकी देखभाल में कोई कमी ना आए। किसी भी प्रकार की कमी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, अगर इसके जैसा ख्याल किसी और के मन में हो तो अभी ही बाहर निकाल दो, वरना उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। कहकर अरमान अपने आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाते हुए बाहर निकल जाता है। अरमान अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठते हुए ड्राइवर को चलने के लिए कहता है और खुद बैक सीट पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। गाड़ी अभी कुछ दूर ही गई थी कि अरमान के कानों में कुछ आवाज़ें गईं। उसने ड्राइवर को गाड़ी रुकवाई और खुद बाहर आकर देखने लगा। अरमान आवाज़ सुनते हुए एक रेस्टोरेंट में आ गया। वहाँ उसने देखा कि रेस्टोरेंट का मैनेजर एक लड़की पर चिल्ला रहा था। उसने देखा कि लड़की की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप मैनेजर की डांट सुन रही थी। अरमान से ना जाने क्यों, पर उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो वो मैनेजर पर चिल्ला पड़ा, क्या एक लड़की से इस तरह से बात की जाती है? मैनेजर अपने सामने अरमान को देखकर जड़ हो गया। माथे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। अरमान फिर बोला, बोलो, चुप क्यों हो? मैनेजर हिम्मत कर बोला, अरमान भाई, इस लड़की ने खाना खाया और जब बिल देने की बारी आई तो बोलने लगी कि पैसे कहीं गिर गए। ये सब इस लड़की के बिल न देने के बहाने हैं। मैनेजर घेड़ा से देखते हुए बोला,
पता नहीं क्यों ऐसे लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जब औकात ही नहीं होती है खाने की। इतना कहने पर ही मैनेजर के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा जो अरमान ने मारा था। चाटा इतनी जोर का था कि मैनेजर कुछ दूर जाकर गिरा। मैनेजर को कॉलर से उठाते हुए कहा, आगे से अगर किसी के लिए भी ऐसा कुछ अपनी जुबान से बोला तो तू जानता नहीं कि अरमान कितना खतरनाक हो सकता है। कहते हुए उसके हाथ में नोटों का बंडल रखकर बोला, इतना काफ़ी है या और दूँ? मैनेजर कुछ नहीं बोला। अरमान उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अरमान उस लड़की से बोला, आइए आपको घर छोड़ दूँ। वो लड़की आगे नहीं बढ़ी तो अरमान फिर बोला, भरोसा कर सकती हैं आपके घर ही छोड़ूंगा। तो वो लड़की आगे बढ़ गाड़ी में बैठ गई। अरमान आगे वाली सीट पर बैठ गया। दोनों खामोशी से बैठे हुए मंजिल का इंतजार कर रहे थे। अरमान को उसकी चुप्पी अच्छी नहीं लग रही थी तो वह बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आयशा, वो बोली। अच्छा नाम है, अरमान बोला। इसके बाद दोनों ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। गाड़ी घर के सामने रुकी। आयशा जल्दी से घर की तरफ बढ़ गई। अरमान भी अपने घर चला गया पर उसका मन आयशा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उसका इस तरह खामोश रहना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से अरमान को आयशा नहीं मिली। उसने इसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर अचानक इस तरह से उसे देखकर अरमान के दिल पर हजारों खंजर चलने लगे। अरमान आयशा का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। आयशा अरमान के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने हाथ को अरमान के हाथ में देखकर तुरंत अपने हाथ को खींच लिया, जिससे अरमान की नींद खुल गई। उसने हैरानी से आयशा को देखा और बोला, इतना डर क्यों रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? वो अरमान की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में आयशा के लिए फिक्र और मोहब्बत दोनों थी। वो अरमान से बोली, हमें जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं रह सकते। अरमान कठोरता से बोला, 2 साल के बाद मिली हो और तुम्हें लगता है तुम्हें मैं जाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और जब मिली हो और तो तुम्हें लगता है जाने दूंगा? आयशा चीखते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं जाने दोगे? क्या लगते हैं हम आपके? कोई नहीं, नहीं चाहिए हमें किसी की हमदर्दी। और क्यों नहीं जाने देना चाहते? सिर्फ एक बार ही तो मिले थे हम आपसे। छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पर। और क्यों लाए आप हमें यहाँ? हम नहीं जीना चाहते। कहकर वो वहाँ से उठकर भागने लगी कि अरमान ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो अरमान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी पर उसकी मजबूत पकड़ से छूट नहीं पाई। अरमान ने उसे गले से लगा लिया। उसके गले लगते ही आयशा जोर जोर से रोने लगी। अरमान उसके सर पर हाथ फेरने लगा। जब आयशा थोड़ा शांत हुई तो अरमान ने उससे पूछा, क्या हुआ था आयशा? क्यों तुम मरने को तैयार हो? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। भले ही हम एक बार ही मिले थे पर तुम्हारी आंखें साफ बता रही थीं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ जगह तो बन ही गई है। फिर क्यों आयशा? आयशा बोली, आपके बारे में सोच कर ही मरने जा रहे थे। अब तो हम किसी के लिए भी नहीं हैं। हमारी आत्मा ही कब की मर चुकी है। बस आज शरीर को मार रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी निराश हो गई हो ज़िंदगी से? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और तुम इस तरह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब से तुम्हें देखा तब से नहीं रह सकता अब तुम्हारे बिना। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अब नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। अरमान बोला, और सच जानने के बाद अपनाओगे भी नहीं? आयशा बोली, एक बार बताकर तो देखो, वादा करता हूँ कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। एक बार विश्वास तो करके देखो। अरमान की बात सुन आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, आपके हमें घर छोड़ते हुए हमारी माँ ने देख लिया था। उस दिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गलत समझ लिया। पापा जब घर आए और उन्होंने ये बात सुनी तो हमें स्टोर रूम में बंद कर दिया। 2 दिन बाद जब निकाला तो हमसे कहा कि हमें बुआ के घर भेज रहे हैं। हमने उनसे बहुत विनती की, पढ़ाई का भी कहा पर उन्होंने हमारी एक ना सुनी और हमें बुआ के पास भेज दिया। कुछ महीनों के बाद पापा बुआ के घर आए तो बुआ ने हमारे खिलाफ उनके कान भर दिए। उसका असर पापा पर कुछ इस कदर हुआ कि उन्होंने हमसे बिना पूछे हमारी शादी तय कर दी।
शादी के कुछ दिन पहले हम बाजार गए थे बुआ के साथ कि तभी किसी ने हमारे मुंह दबाकर हमें गाड़ी में खींच लिया और सुनसान रास्ते पर बने घर में ले आए। वो लोग 4 आदमी थे। हम अपने आप को उनसे बचा नहीं पाए। उन लोगों ने हमारी अस्मिता, हमारी रूह सबको तार तार कर दिया। हम उनके सामने बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, पर उन लोगों ने हमारी एक न सुनी। हमें उस समय आपका ख्याल आया कि अगर आप होते तो उस दिन जैसे हमें बचा लेते। न जाने कितने दिनों तक हम वहाँ पड़े रहे। किसी ने हमें देखा तो अस्पताल पहुँचाया। जब होश आया तो हम घर लौट कर आए। जब हम घर पहुँचे तो माँ पापा ने हमें बेटी मानने से इनकार कर दिया। हमारे सामने उन्होंने हमारा श्राद्ध कर दिया। एक बार फिर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे आंसू नहीं देखे। बहुत टूट गए हम अपनों की साजिश के कारण, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तो अरमान ने कहा, साजिश? किसकी साजिश? हमारी बुआ की। वो हमसे नफरत करती थीं, ये हमें पता था, लेकिन इतनी कि हमें हमारे परिवार से ही दूर कर देंगी। उन्हें हमारे हिस्से की जायदाद चाहिए थी, जो हमारे दादाजी ने हमारे नाम की थी, कि हमारे बाद हमारी हिस्से की जायदाद उसकी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये सब किया। पापा ने तो हमारा थोड़ा भी विश्वास नहीं किया और हमें कानूनी रूप से मरा साबित कर दिया। अरमान ने सुनकर आयशा को अपने गले लगा लिया और बोला, चुप, अब एक शब्द और नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अब हम सबसे दूर चले जाएंगे, इन पुरानी यादों से दूर। बोलो, चलोगी ना हमेशा हमेशा के लिए? आयशा की आंखों से बहते हुए एक एक आंसू अरमान के सीने पर तेजाब का काम कर रहे थे। वो आयशा को सीने से लगाए हुए बैठा था, जैसे वो उसे छोड़ेगा तो वो उससे दूर हो जाएगी। उसने आयशा से कह तो दिया था कि वो दोनों सबसे दूर अपनी नई दुनिया बसाएंगे, पर वो उन सब लोगों से हिसाब लेना चाहता था जिसके कारण उसकी आयशा को ज़िंदगी बोझ लगने लगी। वो बस अपनी आयशा के आंसू का हिसाब चाहता था। उसे उन सबसे प्रतिशोध और आयशा की आत्मा और शरीर पर लगने वाला जख्मों का मरहम बनना था, जो उसकी बीती कड़वी यादों को मिटा सके। पर यह सब वो आयशा के होते हुए नहीं कर सकता था। इसलिए अरमान आयशा को कहीं दूर भेजना चाहता था। अरमान, आयशा, तुम कुछ दिनों के लिए विराट के साथ मनाली चली जाओ। मैं यहाँ का बचा हुआ काम खत्म कर जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा। आयशा उसके सीने से निकलकर भरी आंखों से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, सच जानने के बाद अपना नहीं पाओगे। सब मुझसे सिर्फ नफरत करते हैं, मुझे खुद से दूर रखना चाहते हैं। तुम भी नफरत करने लगे ना, इसलिए दूर भेज रहे हो। मैं जानती थी सच जानने के बाद तुम भी नफरत ही करोगे। आयशा रोते हुए कहती जा रही थी। अरमान की उसे शांत करने की हर कोशिश बेकार जा रही थी। आयशा का शरीर बोलते हुए कांप रहा था, पर वो शांत ही नहीं हो रही थी। तो अचानक अरमान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस अप्रत्याशित घटना से आयशा एकदम शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। देर बाद अरमान ने आयशा के होठों को अपने होठों की कैद से आज़ाद किया और आयशा से कहने लगा, तुम्हें सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुमसे नफरत करूंगा। मेरे लिए तुम अब भी वही मासूम सी लड़की हो जो उस दिन थी, समझी? आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस अरमान की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह देख अरमान मुस्कुरा दिया और विराट को आवाज़ लगाई। विराट के अंदर आते ही अरमान आयशा से बोला, आयशा, ये है विराट। तुम इनके साथ ही 2 दिन बाद मनाली के लिए चले जाना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं बोली, पर उसकी घबराहट दोनों ने देख ली थी। अरमान कुछ कहता इससे पहले ही विराट बोला, भाभी डरिए मत, मुझे अपना भाई ही समझिए। इस पर आयशा की थोड़ी घबराहट कम हुई। अरमान विराट से कहता है, विराट, तुम आयशा को मनाली में रहने की व्यवस्था कर दो। उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी वहाँ आऊँगा, कहकर विराट को जाने के लिए कहता है और खुद आयशा को अपने से चिपकाकर सिर बेड से टिका लेता है। 5 साल बाद एक 3 साल का बच्चा दौड़ते हुए आया और आयशा के पैरों में लिपट गया। मम्मा, और मासूमियत से बोला, वो ना, लोहित के घर एक छोटी सी दुलिया आई है। वो मुझे चिढ़ाता है कि उसके पास छोटी बहन है और मेरे पास नहीं है। मम्मा, मुझे भी छोटी बहन चाहिए। आप ला दो ना प्लीज़ मम्मा।
तभी पीछे से अरमान आया और बच्चे को गोद में लेकर बोला, बिल्कुल आयुष, मम्मा आपको छोटी बहन ज़रूर देंगी। अभी आप जाकर खेलो। ओके बेटा। आयुष गोद से उतरकर बाहर भाग गया तो अरमान ने आयशा की आंखों में देखकर कहा, तो चलें आयुष के लिए बहन का इंतजाम करने। आयशा अरमान की बात सुन शर्माकर अरमान के सीने से लग गई।